जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, जिंदे की लाश के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल शर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी। तो जिंदे की लाश के जो लेखक हैं वो डी वाला ऑप्शन सही है, किशोरी लाल गोस्वामी है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, एक औरत विधा है, कहानी है, एक उपन्यास है, एक नाटक है कि काव्य है। तो इसकी जो विधा है औरत की, ये उपन्यास है, औरत एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? यशपाल, अमृत राय, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। जैनेन्द्र जो थे वो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं थे, बाकी यशपाल, अमृत राय और राहुल सांकृत्यायन जो थे ये मार्क्सवाद से प्रभावित जो है लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, फणेश्वर नाथ रेणु, इलाचंद्र जोशी। आंचलिक उपन्यासकार के नाम से प्रसिद्ध हैं फणेश्वर नाथ रेणु। तिनका जो सी वाला ऑप्शन है चौथे का वो सही है। अगला प्रश्न है कि वंशज की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ये सभी गलत है। तो वंशज की जो लेखिका है वो मृदुला गर्ग हैं। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है पांचवें प्रश्न का वो सही है। छठा प्रश्न है कि शब्दबद्ध उपन्यास है राजकृष्ण मिश्र का, कि वीरेंद्र जैन का, कि ज्ञान चतुर्वेदी का, कि रमेश चंद्र शाह का। तो ये जो शब्दबद्ध उपन्यास है ये वीरेंद्र जैन की रचना है। तो छठवें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। सातवां प्रश्न है कि अपनी धरती अपने लोग की विधा है, कहानी है, एक उपन्यास है, कि जीवनी है, कि आत्मकथा है। तो अपनी धरती अपने लोग के जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा हैं और ये जो है ये एक आत्मकथा है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है आठवां, कि पार उतर कहाँ जई हो प्रभाकर द्विवेदी द्वारा रचित विधा है। तो क्या है? रिपोर्टाज है, कि संस्मरण है, कि रेखा चित्र है, कि यात्रा वृत्त है। तो ये जो है कौन सी विधा है? ये एक यात्रा वृत्त रचना है। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो ये कथन किसका है पूछा गया है? तो किसका कथन है? शांतिप्रिय द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, कि महादेवी वर्मा का, कि जयशंकर प्रसाद का। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन जो है जयशंकर प्रसाद का कथन है। ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। प्रमुख पंक्ति है किसकी है? महादेवी वर्मा की, दिनकर की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, कि पंत की। तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया? अलंकृत काल, रीतिकाल, श्रृंगार काल, रीतिबद्ध काल। तो आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अलंकृत काल जो है मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल जो है रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। तो इस तरह से जो है अगला प्रश्न है, नैनन में जो सदा रहते तनकी बा कान कहानी सुन्यो करे। इस पंक्ति के रचयिता हैं ग्वाल कवि ठाकुर घनानंद आलम। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो आलम हैं। आलम रीतिकाल के क्या है? रीत मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल, पंक्ति में कवि की पीड़ा किसके प्रति है? अशिक्षा के,
बेकारी के, स्वदेशी वस्तु के, भाषा के विकास के प्रति। तो ये जो है ये किसके प्रति है? तो ये भाषा के विकास के प्रति है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं, तो भाषा के विकास के प्रति है। इसका पूरा है कि निज भाषा उन्नति है, सब भाषा को मूल, बिरु निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं के शूल। अगला प्रश्न है कि पितरों में समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास की द्विगु समास। तो पितरों में क्या है कि माता च पिता दोनों में आते हैं कि माता का भी बराबर का स्थान है और पिता का भी बराबर स्थान है। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में जब दोनों पद प्रधान होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो 14वें प्रश्न का सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है जगदभि, जगत शब्द का किस विभक्ति वचन का रूप है? सप्तमी एक वचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी द्विवचन, तृतीया एक वचन बहुवचन या तृतीया बहुवचन। इसका जो है सही जो आंसर है वो डी है, तृतीया बहुवचन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अस्था धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। तिष्ठे, तिष्ठेव, तिष्ठेम, तिष्ठेत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। तिष्ठे जो है वो स्था धातु का मध्यम पुरुष एक वचन होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 17वां प्रश्न है कि राज्ञा पुरुष में विभक्ति बताइए। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी। तो राज्ञा में जो विभक्ति है वो षष्ठी विभक्ति है। तो 17वें प्रश्न का डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सभी छात्र विद्यालय जाते हैं। इसका जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। सर्व छात्रे विद्यालयं गच्छति, सर्वे छात्रा विद्यालयं गच्छन्ति, सर्वे छात्रा विद्यालये गच्छेत या सर्व छात्राणि छात्राणि विद्यालयं गच्छति। तो इसका जो सही वाला आंसर है वो बी है, सर्वे छात्रा विद्यालयं गच्छन्ति। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, मैसूर में कि चेन्नई में? तो 19वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है दक्षिण भारत का वो कहाँ है? वो चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो क्या है? बघेली का संबंध किससे है? तो बघेली का जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी से है। इसका जो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 21वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक से, लौकिक संस्कृत से कि पाली प्राकृत से कि वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है? वो अपभ्रंश से माना जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। 22वां प्रश्न है किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, संवैधानिक भाषा कि राष्ट्रभाषा की जनभाषा की संपर्क भाषा? तो किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आती है। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। 23वां प्रश्न सुल्तानपुर में बोली जाती है अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो सुल्तानपुर जो यूपी का एक जिला है तो वहाँ पे जो बोली जाती है वो अवधी भाषा बोली जाती है। तो इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, शौरसेनी से कि ब्राह्मण से? तो जो हिंदी खड़ी बोली जो विकसित हुई है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका 24वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। 25वां प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई कि जयसी की हरिऔध? तो खड़ी बोली हिंदी के जो महाकवि माने जाते हैं वो हरिऔध माने जाते हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन अगर यही प्रश्न होता खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि की बात होती तब आप अमीर खुसरो को लगाते,
लेकिन यहाँ महाकवि की बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हम किसको लगाएंगे, हरिऔध को लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, रश्मि, रश्मि परिक्रमा की भू परिक्रमा? तो यामा भी महादेवी वर्मा की है, रश्मि भी है, परिक्रमा भी है, लेकिन भू परिक्रमा जो है ये महादेवी वर्मा की नहीं है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। 27वां प्रश्न है, निम्न में कौन व्यंग्यकार नहीं है? हरिशंकर परसाई, पांडे बेचन शर्मा उग्र, हरिऔध, कुंवर नारायण? इसमें का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है कि ये व्यंग्यकार लेखक की श्रेणी में नहीं आते हैं, कुंवर नारायण। तो 27वें प्रश्न का डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण का नाम है? रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे, लाल तारा? इनमें से कोई नहीं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के जो संस्मरण का नाम है वो क्या है? वो है लाल तारा। सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इनकी जो ये रेखाएं बोल उठी जो है, इनका क्या है, ये रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है 29वां कि वृंदालाल वर्मा की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम बताइए। क्या है? उजली आग, प्रवाह, मौलिक माल या हृदय की हिलोर? तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इनकी प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है हृदय की हिलोर। अगला प्रश्न है 30वां, निम्न में कौन सा समूह शिव प्रसाद सिंह की कहानियों को दर्शाता है? बीच बहस में, परिंदे, जलती झाड़ी, या मुर्दा सराय, भेड़िए, अंधेरा हंसता है, या ठुमरी अग्निखोर, अच्छे आदमी, या चकैया नीम, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ? तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। ये मुर्दा सहाय, भेड़िए, अंधेरा हंसता है, ये क्या है, ये शिवप्रसाद की क्या है, शिवप्रसाद सिंह की कहानियाँ हैं। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी? इसमें आपको मराठी भी मिलेगा भारोपी परिवार का, गुजराती भी भारोपी परिवार से आती है, हिंदी भी आती है, पर ये जो मलयालम है ये नहीं आती है। इसलिए जो है 31वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है कि मलयालम जो है ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। 32वां प्रश्न है कि अंधेर नगरी का अर्थ है जहाँ अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह, अन्याय की जगह, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। तो इसका जो सही आंसर है वो अन्याय की जगह है, मतलब जहाँ न्याय ना हो वहाँ जो है क्या बोलते हैं, अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है आँखों पर चर्बी छाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा खाना, कुछ समझ में ना आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना? तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिमान करना। आँखों पर चर्बी छाना का मतलब होता है अभिमान करना। इसका जो सी वाला ऑप्शन है 33वें प्रश्न का वो सही है। 34वां प्रश्न है कि जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सिरमौर, शिरीष, शिशिर, शिरस्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। शिरस्थ को क्या कहते हैं? शिरस्थ जो मतलब आभूषण सिर पर धारण किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? शिरस्थ कहते हैं। इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 35वां प्रश्न है कि पहली वर्षा का पानी के लिए शब्द है नव्य, नवोदक, अतिवृष्टि? इनमें से कोई नहीं। तो 35वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नौ से होगा नया, और उदक, उदक मतलब क्या हो गया, जल हो गया, मतलब नया जल। पहली वर्षा क्या होगा, नवोदक। अगला प्रश्न है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है? अपने अपने घर जाना, कि अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, कोई जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। 36वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? 36वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो आंसर डी है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है उसी को कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ है कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, या कवि निरंकुश होता है, या कवि कल्पनाशील होता है, कि कवि भाव
प्रवाण होता है, प्रावण होता है। तो 37वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है कि कभी के लिए कहीं भी अगम्य नहीं होता, यानी कि ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ कभी पहुँच ना सके। तो इसलिए कहा गया है जहाँ न पहुँचे रवि, यानी जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ कभी पहुँच जाता है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। 38वां प्रश्न है कमल के फूल के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता कि भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका जो है सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। कमल के फूल के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का समय सीमा क्या है? 1918 ईस्वी कि 1930 ईस्वी तक कि 1943 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक, या 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसके तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हैं। इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है कि इनमें से कोई नहीं प्रगतिवाद की समय सीमा। प्रगतिवाद की जो समय सीमा वो क्या है? वो है 1936 से लेकर के 1943, क्या 1943 मानी जाती है। अगला प्रश्न है तुलसीदास का भक्ति मार्ग निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध का जो लेखक हैं वो कौन है? वो रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं निम्न में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? सूर्यमुखी, एक सत्य हरिश्चंद्र, शबरंग, मोहभंग, हम लोग। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, हम लोग। ये क्या है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न एक नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? अगेन धर्मवीर भारती, नरेश मेहता की जगदीश गुप्त। तो नई पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? वो जगदीश गुप्त थे। तो इसका जो है 42वें प्रश्न का डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी, 1954 ईस्वी को हुआ था। और धर्मवीर भारती की पत्रिका का थी धर्मयुग थी, क्या थी? धर्मयुग। और नरेश मेहता की क्या थी? कृति नाम से। और आगे की क्या थी? सरस्वती। क्या थी इनकी? सरस्वती थी। यहाँ लिखने की जगह नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा, सरस्वती थी इनकी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? वर्णनात्मक निबंधकार, भावात्मक निबंधकार, ललित निबंधकार की विवरणात्मक निबंधकार। तो अध्यापक पूर्ण सिंह जो थे एक भावात्मक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। 44वां प्रश्न है फी बैतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है? कुबेर नाथ राय का, विद्या निवास मिश्र का, विवेकी राय का कि हरशंकर परसाई का। तो फिर बैतलवा डाल पर जो निबंध संग्रह है वो विवेकी राय का है। तो 44वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क, इक, आ कि अक। तो आप अगर प्रत्यय देखेंगे तो लेखक अक प्रत्यय है। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही है 45वें प्रश्न का। 46वां प्रश्न है कि स्वर संधि है अतएव, रजनीश, तपोगुण या सदाचार। तो जो स्वर संधि है, किसी संधि का नाम नहीं पूछा गया, सिर्फ मतलब स्वर व्यंजन विसर्ग 3 संधियाँ होती हैं उनमें से पूछा गया है। तो जो रजनीश है ये रजनी प्लस ईस, तो क्या है ये दीर्घ स्वर संधि के उसमें आता है। तो ये क्या है? यही स्वर संधि है। बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो नवग्रह का जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नवग्रह यानी पहले संख्यावाची है, उसके बाद जो है
जहाँ पे संख्यावाची होगा वो क्या होगा, वो द्विगु समास की श्रेणी में आता है। यानी कि जिस शब्द का पहला शब्द संख्यावाची हो वो क्या होता है, वो द्विगु समास होता है। तो 47वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है कि नवग्रह क्या है, द्विगु समास है। अगला प्रश्न, एक श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। श्रावण का श्रव धन अण कि श्राव धन अन कि श्राव धन अण कि श्रव धन अन। इसका जो सही शब्द होगा वो क्या होगा, श्रव धन अन। श्रव धन अन क्या हो जाएगा, श्रावण होगा। अगला प्रश्न है, जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए उसको क्या कहते हैं। खंडिता, अभिसारिका, प्रेयसी, वामा। तो जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको अभिसारिका से संबोधित करते हैं। तो इसका 49वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। 50वां प्रश्न है कि सुजान रसखान नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा, घनानंद द्वारा, सूदन द्वारा कि रहीम द्वारा। तो सुजान रसखान नाम से जो है किसने लिखा है, तो रसखान ने स्वयं लिखा है सुजान रसखान नाम से। तो इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है। रैदास, जयसी, कबीर, तुलसी। तो प्रेमाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो जयसी हैं, मलिक मोहम्मद जयसी। इनकी जो है रचना है पद्मावत, वो जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसकी वजह से इनको प्रसिद्धि मिली। और ये प्रेमाश्रय काव्य की श्रेणी में रखी जाती है। बाकी कबीरदास, रैदास, तुलसीदास की जो है ये तीनों लोग जो है वो ज्ञानाश्रय शाखा की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य निराला द्वारा रचित है। अतिमा, युगपथ, अणिमा, सभी गलत हैं। तो इनमें से जो काव्य निराला द्वारा रचित है वो क्या है, वो अणिमा है। तो इसका जो है 52वें प्रश्न का सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर की रचना है पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर, सांप, रसवंती। तो इसमें से दिनकर की रचना है वो ऑप्शन डी है, रसवंती जो है ये दिनकर की रचना है। और ये जो पहला ऑप्शन पवनदूत है इसके जो लेखक हैं वो किस नाम से हैं, वो जो है धाई नाम से हैं, धोई नाम से हैं। क्या है इसके लेखक, धोई हैं। और हरी घास पर क्षण भर इसके लेखक कौन है, अज्ञेय हैं। और सांप जो है ये भी अज्ञेय का ही जो है अज्ञेय की ही रचना है। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर निबंध रचित है किसके द्वारा, नागार्जुन के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कि दिनकर के द्वारा। तो साहित्य सहचर निबंध के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ है। तो 54वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 55वां प्रश्न है, एक उच्छ्वास काव्य किनके द्वारा रचित है। धूमिल के द्वारा, निराला के द्वारा कि प्रसाद के द्वारा कि पंत के द्वारा। तो जो उच्छ्वास काव्य रचना है वो क्या किसके द्वारा रचित है, वो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि मैथिली बोली की लोकप्रिय कवि कौन है। नंददास, जयसी, तुलसी या विद्यापति। तो मैथिल बोली के जो लोकप्रिय कवि माने जाते हैं वो विद्यापति माने जाते हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या है, मैथिल कोकिल। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, कवितावली। तो इसमें से जो है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली ये तीनों जो रचनाएं हैं ये तीनों जो है सूरदास की हैं। लेकिन ये जो कवितावली है ये सूरदास की रचना नहीं है, ये तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है। सरदार पूर्ण सिंह की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, राहुल सांकृत्यायन की कि सभी गलत हैं। इसका जो सही आंसर बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है, तो ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। तो 98वें प्रश्न का जो सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 59वां प्रश्न है, शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है। किशोरीदास बाजपेयी, हेमचंद, धीरेन्द्र वर्मा, कामता प्रसाद गुरु। तो 59वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है और इसके जो रचनाकार हैं
वो हेमचंद हैं। और जो किशोरी दास वाजपेयी हैं, इनकी कौन है, इनकी रचना कौन है? इनकी रचना का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। वो भी क्या है? वो भी क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। मतलब दोनों की जो रचना है वो मिलती जुलती है। हेमचंद की शब्दानुशासन है, किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी शब्दानुशासन है, लेकिन दोनों लोगों की जो रचना है वो एक व्याकरण ग्रंथ पे है, व्याकरण ग्रंथ है। 60वां प्रश्न है कि कत विधि सजी नार जगमाही पंक्ति लिखी गई है रहीम के द्वारा, मलुक दास के द्वारा, कबीर दास के द्वारा कि तुलसीदास के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है, कत विधि सजी नार जगमाही जो पंक्ति है ये लिखी हुई है तुलसीदास के द्वारा। तो 60वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। तो आज की वीडियो यहीं तक, 60 प्रश्नों तक ही सीमित रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन होता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।